नमस्कार। पिछली कारिकाओं में हम वर्णन पर पढ़ रहे थे कि चतुरस्र रंगमंच का निर्माण कैसे करना चाहिए। तो उसी प्रकार इस कारिका, जो आगे कारिका आपको बताई जा रही है, इस कारिका में भी हम इसी प्रकार चतुरस्र जो नाट्य मंडप है उसका वर्णन करेंगे। चतुरस्रम समं कृत्वा सूत्रेण प्रविभाज्य च बाह्यतः सर्वतः कार्या भित्तिश्लिष्टेष्टिका दृढ़। अर्थात चतुरस्र समम कृत्वा, चतुरस्र नाट्य गृह में समान कृत्वा, समान विभाग करके किसके द्वारा करने हैं? सूत्रेण प्रविभाज्य च, सूत्र के द्वारा। सबसे पहले क्या किया है कि चतुरस्र नाट्य गृह के क्षेत्र का समान विभाग किया है और उसे सूत्र से नापते हुए, सूत्रेण प्रविभाज्य च, सूत्र से नापते हुए, सूत्र से नापते हुए, बाह्यतः सर्वतः कार्या, और उसके बाह्यतः माने बाहरी भाग से सटी हुई, सर्वतः कार्या सभी कार्य करने चाहिए। क्या? भित्ति दीवार बनानी चाहिए, श्लिष्ट इष्टिका दृढ़, और उसके बाहरी भाग से सटी हुई ईंटों की दृढ़ दीवार उठा देनी चाहिए, माने ईंटों की दीवार से उसकी भित्तियां बनानी चाहिए। उसके पश्चात क्या करना चाहिए? तत्राभ्यन्तरतः कार्यः रंगपीठोपरि स्थितः दश प्रयोक्तृभिस्तम्भा शक्ता मण्डपधारणे स्तम्भानां बाह्यतश्चापि सोपानाकृतिपीठकम् इष्टकादारुभिः कार्यं प्रेक्षकाणां निवेशनम्। तत्राभ्यंतर, और उसमें जो अंदर क्या करना चाहिए, अर्थात आभ्यंतरः कार्य, उसके अंदर कार्य रंगपीठोपरि, रंगपीठ के ऊपर। किसने करनी चाहिए? कह रहे हैं कि प्रयोक्ता जो है, या नाट्य मंडप का जो निर्माण करने जा रहे हैं, ऐसे प्रयोक्ताओं को क्या करना चाहिए कि उसके अंदर नाट्य प्रयोक्ताओं को आभ्यंतरतः, अंदर की ओर से, रंगपीठों परिस्थिता, अर्थात रंगपीठ के ऊपर की ओर स्थित, तो उसके अंदर, यानी कि जो नाट्य मंडप बनाया जा रहा है, उस नाट्य मंडप के अंदर रंगपीठ के ऊपर नाट्य मंडप को धारण करने में समर्थ क्या है? 10 प्रयोक्त भी 10 स्तंभा, 10 स्तंभ लगाए जाने चाहिए। प्रयोक्ता जो है, यानी जो नाट्य मंडप का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे प्रयोग करने वाले कर्ताओं को क्या करना चाहिए? उसके आंतरिक भाग में 10 स्तंभों का निर्माण करना चाहिए, 10 स्तंभ खंबे लगाने चाहिए। और उसमें क्या करना चाहिए? बाह्य तश्चापि सोपान पीठ कृत पीठकम, और स्तंभों के बाहर भी ईंटों और लकड़ियों से, काष्ठ है तो इष्ट का दारू भी, ईंटों और लकड़ियों से, कार्य प्रेक्षकाणाम निवेशनम, जो दर्शक हैं, जो रंगमंच में जो रंग कार्य किए जा रहे हैं, उसका जो अवलोकन करने वाले हैं, ऐसी दर्शक दीर्घा जो है, उसमें दर्शक दीर्घा का निर्माण करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए कि दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियों के आकार की दर्शक दीर्घा का निर्माण करना चाहिए। सोपान कृति पीठकम। तो यहाँ पर ग्रंथकार के कहने का आशय यह है कि रंगपीठ पर 10 स्तंभों का निर्माण करने का विधान यहाँ पर ग्रंथकार द्वारा किया गया है। कितने स्तंभ बनाने हैं? 10 स्तंभ। और 10 संख्या, यहाँ पर 10 स्तंभ से तात्पर्य क्या है? 10 स्तंभों से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 10 की संख्या संभवतः 10 दिशाओं की ओर संकेत करती है। अब यहाँ पर ग्रंथकार 10 खंभों के माध्यम से 10 दिशाओं की ओर जो संकेत कर रहे हैं, तो ये 10 दिशाएं हैं कौन कौन सी? तो इसमें पहले तो देख लीजिए आप, 4 दिशाएं हो गई, उत्तर पश्चिम और पूर्व दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। तो इसके बाद 4 स्तंभ 4 कोणों में, 4 दिशाओं के 4 स्तंभ 4 कोणों में, और 4 स्तंभ 4 कोणों में, ईशान कोण, आग्नेय कोण इत्यादि जो है वो 4 हो गए, 8 हो गई। उसके पश्चात ऊर्ध्व और अधि 2 स्तंभ, इस प्रकार 10 स्तंभों की स्थिति की कल्पना यहाँ पर ग्रंथकार द्वारा की गई है। और फिर उसके बाद क्या कहा है इन्होंने? सोपान कृति पीठकम। सोपान कृति पीठकम, सीढ़ी नुमा, कुर्सियों से तात्पर्य यहाँ पर है कि कुर्सियां जो हैं वह सीढ़ी नुमा, माने सोपान पंक्ति में, अर्थात प्रथम पंक्ति से पीछे की पंक्तियों में क्रमशः ऊपर 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 होती जाएं, क्रमशः ऊंची ऊंची होती जाएं। जो प्रथम पंक्ति है उससे द्वितीय पंक्ति ऊंची, द्वितीय से तृतीय, क्रमशः सीढ़ी नुमा आकार उसे देना चाहिए। और सीढ़ी नुमा आकार तो दे दिया, अब ये आकार होना कितना चाहिए, इस विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हस्त प्रमाणेन रुस्सेधे भूमि भाग समुत्थिते, और ये जो पृथ्वी तल से, भूमि भाग, पृथ्वी के भाग से
हस्त प्रमाण ऊर्ध्वे, एक हाथ ऊंचा होना चाहिए। तो एक हाथ ऊंचा होगा तो क्या होगा, रंग पीठावलोक्यम तु कुर्याद आसन जब्बिधम षडन्यांतरे चैव पुनः स्तंभान यथा दिशम विधिनाम स्थापयेत् तज्ज्ञो दृणान मंडप धारणे अष्टौ स्तंभान पुनश्चैव तेषाम् उपरि कल्पयेत् स्थाप्यम चैव तथा पीठ मष्ट हस्त प्रमाणतः विद्धास्य मष्ट हस्तम च पीठम तेषु ततोन्यसत। ये 4 कारिकाएं मैंने यहाँ पर ले ली हैं। तो इनका क्रमशः अर्थ देखिए कि पहले में रंग पीठावलोक्यम तु, पहले तो हमने ये बताया, ये ग्रंथकार ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो सीढ़ियां हैं वो एक एक हाथ ऊंची, उनका जो नाप है वो एक हाथ का होना चाहिए। तो पृथ्वी तल से बैठने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई हैं उनका इन कारिका चतुष्टय में जो दर्शक दीर्घा है, नाट्य मंडप है और विद्यास्य पीठ के निर्माण की प्रक्रियाओं का क्रमशः यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो दर्शक दीर्घा भूमि से एक हाथ ऊंचाई पर बनाना चाहिए। क्या सीढ़ियां बनाई जिससे कि जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं दर्शक वो भी देख सकें और उससे उत्तरोत्तर जो बैठे हुए दर्शक हैं उन्हें भी किसी प्रकार का देखने में कोई व्यवधान प्राप्त न हो। तो इसलिए दर्शकों की और दर्शकों को वह रंग पीठ स्पष्ट दिखाई दे। फिर नाट्य शास्त्रज्ञ को चाहिए कि वह विभिन्न नाट्य मंडपों को धारण करने के लिए 6 अन्य स्तंभों की विभिन्न दिशाओं में स्थापना करे और फिर क्या करे, अष्ट हस्त प्रमाणतः 8 हाथ के प्रमाण का उनके ऊपर 8 हाथ के प्रमाण का पीठम स्थाप्यम, पीठ स्थापित करे। तब उसके ऊपर 8 हाथ का विद्यास्य पीठ का निर्माण करें। अब इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि नाट्य शास्त्र के ज्ञाताओं के अनुसार रंग पीठ पर 10 खम्भों का निर्माण करना चाहिए। स्तंभों के बाहर की ओर दर्शकों के बैठने का स्थान सीढ़ी नुमा होना चाहिए, सीढ़ी के आकार का होना चाहिए। क्यों? ताकि प्रत्येक दर्शक को रंगमंच भली भांति दिखाई दे, और रंगमंच भली भांति दिखाई देगा तो उसमें जो अभिनय करता है उनका भी वह दर्शन कर सकेगा। तो आसन का निर्माण जो है वह ईंट अथवा लकड़ी का होना चाहिए, इष्टिका अथवा काष्ठ का होना चाहिए। और शिल्प शास्त्र के जो विद्वान हैं उनको चाहिए कि वह दिशाओं के अनुसार उत्तर में 3, दक्षिण में 3, इस प्रकार 6 खंभों को स्थापित करें और उनके ऊपर भी 8 खंभों को और अधिक खड़ी करें। उसके पश्चात ही उनके ऊपर 8 हाथों का रंगपीठ स्थापित करें। अब ये विद्यास्य का तात्पर्य, विद्यास्य शब्द का प्रयोग हमने किया है और ग्रंथकार द्वारा भी विद्यास्यम यसेत कहा गया है। तो विद्यास्य का मतलब है विधे हुए मुख वाले या रंगमंच की ओर मुख वाले। विद्धम आस्यम मुखम यस्य तद पद्मादि विरचितम मुखम स्तंभेषु अष्टहस्तम निक्षिपेत। अर्थात विद्य है आस्य, आस्य माने मुख, तो विद्य है आस्य अर्थात मुख जिसके अर्थ कहने का तात्पर्य क्या हुआ, भाव यहाँ पर यह निकला कि जिसके मुंह पर कमलादि विरचित हैं, ऐसे पीठ की धारणियों द्वारा स्तंभों को, ऐसे पीठ की धारणियों द्वारा स्तंभों को रखना चाहिए और उनका प्रमाण 8 हाथ का होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो ये रंग जो आगे जो विद्यास्य है या जो रंगपीठ जहाँ पर की रंगमंच अभिनय किया जा रहा है वो किस प्रकार का होना चाहिए और दर्शक दीर्घा कैसी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तत्र स्तंभा प्रदातव्यास्तज्ञे मंडप धारणे धारणी धारणास्ते च शाल स्त्रीभिरलंकृता। तत्र स्तंभा, और उसमें चतुरस्त्र नाट्य मंडप में, क्योंकि चतुरस्त्र नाट्य मंडप का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो उस चतुरस्त्र नाट्य मंडप में तज्ज्ञ यानी जो उसको जानते हैं अर्थात वास्तुशिल्पी, जो वास्तु निर्माण में कुशलता जिनको प्राप्त है और वास्तु निर्माण में जो कुशल हैं, दक्ष हैं, प्रवीण हैं, उनके द्वारा मंडप धारणे, मंडप को धारण करने के लिए धारणी धारणास्ते शहतीर धरणों को धारण करने वाला स्तंभ लगाए जाने चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए, शाल स्त्री भी, शाल भंजिकाओं द्वारा, शाल भंजिका अर्थात पुतलियों के द्वारा अलंकृत किया जाना चाहिए अर्थात सजाना चाहिए। तो क्या भाव निकला इसका कि उस चतुरस्त्र नाट्य मंडप में वास्तुशिल्पियों को चाहिए कि वह उस मंडप को धारण करने के लिए उन धारणियों को संभालने के लिए खड़े किए जाने वाले खंभों को पुतलियों से, शाल भंजिकाओं से अलंकृत करें, उन्हें सजावट प्रदान करें।
तो नाट्य मंडप में इससे हम अभिप्राय यदि निकालें तो यह निकलता है कि नाट्य मंडप में जितने भी स्तंभ लगाए जाएं उनमें बड़े कुशलता के साथ, बड़ी दक्षता के साथ शाल स्त्रियां यानी पुतलियां खुदवाई जाएं, जिससे कि वह स्तंभ देखने में रमणीय लगें और दर्शकों के मन को मोह लें। नैपथ्य ग्रहकम चैव ततः कार्यम प्रयत्नतः द्वारम चैकम भवेत् तत्र रंगपीठ प्रवेशनम। अब आगे बताते हुए कह रहे हैं, इस कारिका में कहा गया है कि नाट्य मंडप का जो स्वरूप है उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। नैपथ्य ग्रहकम चैव, उसके पश्चात प्रयत्न पूर्वक, कार्यम ततः कार्यम प्रयत्नतः, प्रयत्नतः नैपथ्य ग्रहकम, तो प्रयत्न पूर्वक नैपथ्य ग्रह का निर्माण, इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक नैपथ्य ग्रह का निर्माण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? द्वारम चैकम प्रभवे तत् रंगपीठ प्रवेशनम, इसमें 2 द्वार बनवाने चाहिए। कैसे, क्यों बनाने चाहिए 2 द्वार? क्योंकि जिसमें से एक द्वार रंगपीठ में प्रवेश के लिए होना चाहिए। जो नाट्य मंडप में जो 2 प्रकार के द्वारों का निर्माण किया जाना चाहिए, और ऐसे द्वार होने चाहिए जिसमें से एक द्वार रंगपीठ में प्रवेश करने के लिए होना चाहिए। ये आप समझ ही गए होंगे, इसको ज्यादा व्याख्यायित करने की आवश्यकता यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रही है। फिर भी इसके भाव पर हम दृष्टिपात करते हैं कि नाट्य मंडप की रचना के संपूर्ण हो जाने के पश्चात नैपथ्य ग्रह का निर्माण किया जाना चाहिए। माने पर्दे के पीछे का जो भाग है उसका भी तो निर्माण होना चाहिए। तब वहीं तो जो दर्शकों के मनोरंजन के लिए जो नट इत्यादि हैं, वस्त्र परिधान इत्यादि धारण करते हैं, वही तो करते हैं। तो उस नैपथ्य ग्रह का निर्माण किया जाना चाहिए, और उस नैपथ्य ग्रह में 2 द्वारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इन द्वारों में से एक द्वार सभी प्रेक्षकों के नाट्यशाला में प्रवेशार्थ होगा और दूसरा नटों के प्रवेशार्थ होगा। तो एक द्वार से तो जो दर्शक हैं वह प्रवेश करेंगे, और दूसरा द्वार जो होगा वह नटों के प्रवेशार्थ बनाना चाहिए। उससे क्या होगा? देखिए, जन्म प्रवेशनम चान्यत अभिमुख्येन कारयेत रंगस्याभिमुखम कार्यम द्वितीयम द्वारमेव। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि इस कारिका में चतुरस्र नाट्य मंडप के स्वरूप पर पुनः प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि रंगमंच के सामने अभिमुख्येन, अभिमुख्य भाग में, रंगमंच के सामने वाले भाग में प्रवेशकों के प्रवेशार्थ एक द्वार बनाना चाहिए, और नटों के निर्माणार्थ रंगस्याभिमुखम कार्यम द्वितीयम द्वारमेव, और नटों के प्रवेश के लिए निर्मित द्वार का मुख रंगमंच के सम्मुख होना चाहिए। तो क्या समझे हम इससे कि चतुरस्र मंडप में नैपथ्य ग्रह में रंगपीठ में प्रवेश करने के लिए एक द्वार बनवाना चाहिए, और दूसरे द्वार को, जिसमें प्रेक्षकों का प्रवेश होता है, रंगमंच के ठीक सामने बनवाना चाहिए, और नैपथ्य ग्रह के तीसरे द्वार को जन प्रवेशन कहते हैं। इसे प्रथम द्वार के, नैपथ्य ग्रह के जो दूसरा द्वार है उसको जन प्रवेशन कहते हैं, और इसे प्रथम द्वार के सम्मुख ही बनाना चाहिए। इससे, और फिर उसके बाद आगे क्या क्रिया करनी चाहिए? अष्टहत्तम तु कर्तव्यम रंगपीठम प्रमाणतः चतुरस्र समतलम वेदिका समलांकृतम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रंगपीठ तो प्रमाणानुसार बता दिया कि 8 हाथ का वर्गाकार समतल और वेदिका से विभूषित होना चाहिए। तो रंगपीठ क्या होना चाहिए? प्रमाणानुसार, जो 8 हाथ का जो प्रमाण दिया गया है उसके अनुसार वर्गाकार, समतल और वेदिका से विभूषित होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं ग्रंथकार कहना चाह रहे हैं कि चतुरस्र नाट्य ग्रह का रंगपीठ 8 हाथ चौड़ा समतल और वेदिका से युक्त होना चाहिए, और इसकी भुजाएं 8 हाथ की होने से यह वर्गाकार ही होना चाहिए। इसकी भूमि सर्वथा समतल होनी चाहिए, और इसके मध्य में हवन पूजन हेतु सुंदर वेदिका का निर्माण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हवन इत्यादि के कार्य जब दर्शकों को दिखाए जा रहे हैं तो उसके लिए वेदिका का निर्माण तो अवश्यंभावी है। तो उस वेदिका का निर्माण यदि नहीं किया जाएगा तो फिर उस दृश्य से दर्शक वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए वेदिका का निर्माण भी किया जाना चाहिए। पूर्वम प्रमाण निर्दिष्टा कर्तव्या मत्तवारिणी चतुस्तंभ समायुक्ता वेदिका यास्तु पार्श्वतः। अब ये जो है वेदिका के जो दोनों पार्श्वों में क्या होना चाहिए? वेदिका मत्तवारिणी। तो मत्तवारिणी वेदिका के दोनों पार्श्वों में
वेदिकायाः तु पार्श्वतः, वेदिका के दोनों सामने भागों में पूर्व प्रमाण निर्दिष्टा, पूर्व निर्दिष्ट प्रमाण वाली चतुः स्तंभ समायुक्ता, 4 स्तंभों से युक्त अर्थात 4 खम्भों से युक्त मतवारणी, मतवारणी अर्थात पार्श्वभाग अर्थात बरामदा का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अर्थ देखें तो वेदिका के दोनों पार्श्वों में पूर्व निर्दिष्ट प्रमाण तथा विधि के अनुसार 4 खम्भों से युक्त मतवारणी का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे विशेष मतवारणी शब्द पहले भी आपने पूर्व इसकी मतवारणी किस प्रकार से बनानी चाहिए, कितना इसका परिमाण होना चाहिए, नाप इत्यादि के बारे में पढ़ा था। तो उसमें ये मतवारणी को फिर से बताना चाहूंगी कि मतवारणी रंगपीठ के दोनों ओर बनाए जाने वाले 2 बरामदे की शक्ल के होते हैं। इनके चारों कोनों में 4 स्तंभों का निर्माण किया जाता है, यानी 4 खंबे लगे रहते हैं। और फिर समुन्नतम समम चैव रंग शीर्षम तु कारयेत विकृष्टे तन्नूतनम तन विकृष्टे तुन्नतम कार्यम चतुरस्रे समम यथा। अब रंग शीर्ष तो ऊंचा होना चाहिए और वर्गाकार बनाना चाहिए, ये आपने देखा। समुन्नतम समम चैव रंग शीर्षम तु कारयेत, रंग शीर्षम तु, रंग शीर्ष को तो, समुन्नत ऊंचा और समम समान होना चाहिए, यानी वर्गाकार बनवाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रंगमंच को ऊंचा होना चाहिए तथा वर्गाकार होना चाहिए। और विकृष्टे तु नतम कार्यम चतुरस्रे समम, तथा और विकृष्ट और चतुरस्र और विकृष्ट दोनों प्रकार के जो मंडप पहले आपको बताए गए थे, उन दोनों के विषय में ऊंचा और सम होना चाहिए। तो रंगमंच को ऊंचा और वर्गाकार बनाना चाहिए। विकृष्ट तथा चतुरस्र में दोनों प्रकार के नाट्य मंडप, ठीक है, यहाँ पर वर्गाकार और जो विकृष्ट और चतुरस्र 2 बताए गए हैं, इन दोनों नाट्य मंडपों में रंग शीर्ष समुन्नत और वर्गाकार होना चाहिए। तो क्या भाव निकला कि रंग शीर्ष रंगपीठ की अपेक्षा ऊंचा और समतल 2 प्रकार का बनाया जाता है। विकृष्ट में वेदिका से ऊंचा और चतुरस्र में समान और समतल रंग शीर्ष बनाया जाना चाहिए। एवमेतेन विधिना चतुरस्रं गृहं भवेत्, अतः परं प्रवक्ष्यामि त्रयस्य मेहस्य लक्षणम्। तो अत एवं एतेन विधिना, इस प्रकार इस विधि से, जो पूर्वोक्त विधि बताई गई है, हमने पूर्व में जिन विधियों का वर्णन किया था, तो इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से बनाई गई चतुरस्रम गृहं भवेत्, चतुरस्र नाट्यगृह बनाया जाना चाहिए। अतः परम प्रवक्ष्यामि, अब इसके पश्चात प्रवक्ष्यामि मैं और भी विशेष रूप से बोलने जा रहा हूँ, और भी विशेष रूप से वर्णन करूंगा। क्या कि त्रयस्य गेहस्य लक्षणम, त्रयस्य नाट्यगृह का लक्षण मैं आगे आपको बताने जाऊंगा। और त्रयस्य भी, क्योंकि 3 प्रकार के मंडप उन्होंने कहा था ना, विकृष्ट और जो चतुरस्र है उसका तो इन्होंने बता दिया। अब कह रहे हैं कि इससे समानता रखता हुआ जो त्रयस्य मंडप है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो इसका वर्णन अगली कारिकाओं में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।